बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ कि पिछले दिनों उम्मे हरीम का एक ट्रेंड चला था, जो कि हमारे इदारे ने उम्मे हरीम अकाउंट की चीज़ें शेयर की थी और लोगों ने पकड़ लिया या जो भी था। उसके बाद अब ट्विटर पे ये रोज़ का एक नया शोशा छोड़ देते हैं। जैसे कल एक बच्चा था, उसकी ये माफ़ी वाली वीडियो भी चल रही है। इस वीडियो में बच्चा साफ कह रहा है कि मैं ये फ़लाँ अकाउंट से चीज़ें शेयर की थी। हालांकि इमरान रियाज खान का उस बच्चे ने नाम लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज खान का जिस तरह वो बच्चा नाम ले रहा है, इससे वो और मशकूक हो रहा है। मतलब मशकूक कैसे हो रहा है कि उस बच्चे ने एक तो फ़ौज मुखालिफ ट्वीट्स शेयर किए, और जो जिस तरह की वो ज़ुबान थी उन ट्वीट्स में, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी पीटीआई वर्कर की ज़ुबान नहीं हो सकती। और आखिर में वो बच्चा साफ कहता है कि मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, और जो इमरान रियाज खान का नाम लेता है तो इससे साफ वो मशकूक हो जाता है कि कहीं किसी ने उसको मजबूर किया या कुछ किया। उसके फॉलोअर भी बहुत कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उसको अगर किसी ने मजबूर किया या नहीं किया, या वो किसी प्लानिंग का हिस्सा बना या नहीं बना, लेकिन जो तफ्तीश करने वाले हमारे बड़े इदारे हैं जो खुद को बहुत ज़हीन समझते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि इस ट्वीट में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो ज़ुबान कहाँ से चलती है। ज़ुबान का फ़र्क सबको समझना चाहिए। ज़ुबान की ही वजह से लोग पहचाने जाते हैं। अब देख लें, जितने भी ट्रेंड्स चलते हैं मरियम नवाज़ के सोशल मीडिया से, उनकी ज़ुबान और इन ट्वीट्स की ज़ुबान एक ही जैसी है। पीटीआई वाले जितने मर्जी ही गुस्से में क्यों ना हो, अपने मुल्क और अपने इदारों के बारे में ऐसी ज़ुबान वो कतन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। और हमारी जो पीटीआई वालों की ज़ुबान है वो सारी दुनिया जानती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ गिले शिकवे कर, वो जो चंद शिकायत हैं हमारे अपने इदारों से, वो हमारी ज़ुबान पर आती हैं। और उन शिकायत को अगर कोई तअस्सुब का नाम दे या तज़लील का नाम दे तो फिर अफसोस ही किया जा सकता। लेकिन जो पीडीएम वाले या जो आजकल चहीते बने हुए हैं, कल तक ये फ़ौज मुखालिफ बयानिए सेट कर रहे थे और ये आवाम को बता रहे थे कि ये हमारा बयानिया है, हम अब नज़रियाती हो गए। उनके नज़रियात क्या थे कि फ़ौज को गाली देना, फ़ौज की तज़लील करना, और इनके अपने जलसों में फ़ौज मुखालिफ नारे चलते रहे, और नवाज शरीफ लाइव जलसों में जो जो तकरीरें करते रहे वो सबके सामने। मरियम नवाज ने जो जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो भी सबके सामने। ख्वाजा आसिफ ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो भी सबके सामने। और फिर इयाज सादक ने असम्बली में खड़े होकर जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी वो भी सबके सामने। तो मेरी दरख्वास्त है हमारे जो इदारे हैं उनसे कि आप इन चीज़ों को भी चेक करें कि उस बच्चे के ट्वीट्स किसने शेयर किए थे, और वो बाकी के जो ट्वीट्स हैं जिन अकाउंट्स को मरियम नवाज फॉलो करती हैं, वो ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे ट्वीट्स देखें, इन पे नीचे देखें मरियम नवाज फॉलो कर रही है, और इनकी लैंग्वेज चेक करें, इस लैंग्वेज को उठाएं, पीटीआई के किसी भी अकाउंट से मैच कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लैंग्वेज किसकी है। पीटीआई की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ गिले शिकवे वाली है, वो गाली गलूच नहीं करती। तो उनको मरियम नवाज समेत बहुत सारे बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो भी उसको रीट्वीट करते हैं। जब वो रीट्वीट करते हैं तो एक आम से बंदे की भी चीज़ ट्रेंड में आ जाती है। तो ये चीज़ें इदारों को देखनी भी चाहिए, सोचनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। अगर आप इस तफरीक को नहीं समझेंगे तो न सिर्फ आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे बल्कि इस मुल्क के साथ भी ज़्यादती करेंगे। और कम अज़ कम मैं नहीं चाहता कि किसी की ज़ाती अना की वजह से हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो, और न सिर्फ मुल्क का नाम बदनाम हो, हमारे इदारों की भी इज़्ज़त और तकरीम जो है उस पर कोई हर्फ आए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन अब कोई बंदा खुद अपनी बेइज्जती करवाने पे तुला हुआ हो तो उसको हम कैसे रोक सकते। इमरान खान साहब जब नए नए आए थे सियासत में तो इनके जितने मुखालफीन थे और वो कहते थे कि हम इमरान खान साहब के क्रिकेट के ज़रूर फ़ैन हैं लेकिन हम सियासत में उनके फ़ैन नहीं। और हम जब कहते थे कि इमरान खान साहब की ज़ातियात पर हमला न करें तो जो इनके मुखालफीन थे, जो आज भी मैं उनको जानता हूँ, वो एक ही बहाना लगाते थे कि जब कोई सियासत में आ जाए तो वो पब्लिक फिगर बन जाता है, उसकी कोई ज़ातियात नहीं होती। तो आप लोग भी अगर सियासत में टांग अड़ाएंगे तो फिर जब आप पर छींटे पड़ेंगे तो फिर आप एतराज़ नहीं कर सकते। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप वाकई में सियासत से किनारा कर लें, और जो वाकई में इस मुल्क के गद्दार हैं या इस मुल्क में इस तरह की गलत लैंग्वेज चलाते हैं और इनको ट्रेंड्स बनाते हैं, आप उनको पकड़ें। आप खुद पकड़ना नहीं चाहते, अगर आप पकड़ेंगे तो इस मुल्क में सुकून आ जाएगा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सच पे न्यूट्रल हो जाएं, आप इस मुल्क को और इदारों को और ज़्यादा बदनाम न करें। और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि आप कम से कम ये अगर हमारे बड़े नहीं समझते तो आप देखें, आपके पास जो भी लोग ऐड हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं
ان کی زبان میں اگر تذلیل ہے اس ملک کی اور اداروں کی، تو آپ ایسے اکاؤنٹس کو بالکل بھی فالو نہ کریں، ایسے اکاؤنٹس کی کوئی بھی چیز شیئر نہ کریں، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں، بے خیالی میں آپ لوگ بھی اس صف میں شامل ہو جائیں جو اس ملک کے غداروں کی لسٹ بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس ملک کی تذلیل کرتا ہے یا اس ملک کے اداروں کی تذلیل کرتا ہے وہ غداروں میں شمار کیے جائے۔ اور وہ الگ بات ہے کہ ایسے غداروں کو کھلی چھوٹ کون دے رہا ہے، وہ ایک الگ موضوع اور بحث ہے، لیکن جو میرے پاکستانی محب وطن ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کے اداروں سے بھی محبت کی جائے۔ مانا کہ چند لوگ ہیں جو اس ملک کو سکون سے نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن آپ لوگ اگر محنت کریں گے، آپ لوگ اگر اس چیز پہ نظر رکھیں گے اور ان ٹرینڈز کو بڑھنے سے روکیں گے، تو مجھے پوری امید ہے اس ملک میں ایک نہ ایک دن سکون ضرور پیدا ہو جائے گا، اور اس ملک پہ جو بھی بری نظر رکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اپنے انجام کو جلدی پہنچیں گے۔ آخر میں چلتے چلتے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جو کچھ چند دن پہلے ایک ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا تھا، اس پہ اکثر لوگ یہ کہے جا رہے ہیں کہ اس کو بھی ڈرون کے ذریعے گرایا گیا۔ یہ یہاں پہ میں ایک فوٹیج آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مجھے ابھی ملی۔ اس فوٹیج میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہیلی کاپٹر آیا، روڈ کے بالکل قریب سے گاڑیوں کے اوپر سے گزرا اور تھوڑا سا آگے گیا، اور آگے جا کر وہ ایک دم سے اوپر اٹھا اور ایک دم سے پھر نیچے کی طرف آ گیا۔ جب بھی اگر کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے، میزائل حملہ، تو وہ بلاسٹ اوپر ہی نظر آتا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر اوپر کی طرف گیا پھر نیچے کی طرف آیا، اور یہ فوٹیج کی ریئل ہونے کی یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ نیچے جتنی بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی وہ روڈ میں سیلاب کی وجہ سے پانی میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو یہ سیلاب ہی کی کارروائیوں میں حصہ لے رہا تھا ہیلی کاپٹر جو اس دن کریش ہوا۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے، میں یہاں تک کلیئر ہوں کہ ہیلی کاپٹر کے اوپر کوئی بھی میزائل یا ڈرون حملہ نہیں ہوا، اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ضرور تھا، اور یقیناً مجھے لگ جو رہا ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ ہی ہوگا، لیکن اس کو 12 گھنٹے کیوں لگے ڈھونڈنے؟ کچھ چند سوال ہیں جن کے جواب دینا ضروری ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو بھی با اثر بندہ ہے اس ملک میں، وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ چیزوں کو دبا دیا جائے، لیکن ان سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں آپ چیزیں دبا نہیں سکتے۔ اگر آپ زبردستی دبانے کی کوشش کریں گے تو شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ اب جو ایک چیز سیدھی سیدھی ہے، آپ ٹھیک ہے جو ٹیکنیکل 1-2 دن چاہیے ہوتے ہیں کسی چیز کو پرکھنے کے لیے، اس کی پوری انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، وہ آپ لے لیں، لیکن 3-4 دنوں بعد، 5 دنوں بعد، 1 ہفتے کے بعد جو بھی سچ ہے وہ عوام کے سامنے ضرور لے کے آئیں۔ جب آپ سچ نہیں لے کے آئیں گے اور الٹا اس پہ بات کرنے والوں پہ آپ انگلی اٹھائیں گے یا ان کو وارننگ دیں گے یا دھمکیاں دیں گے، تو پھر یقیناً آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی ادارہ کمزور ہو۔ اب اتنے دن گزر چکے ہیں، آپ اب بتا سکتے ہیں کہ اس ہیلی کاپٹر میں کیا فالٹ تھا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔